कैसे हो मेरे चितो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको भाषा और विचार यानी लैंग्वेज एंड थॉट जो है कराने वाला हूँ। सीडीपी की जो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, और ये पार्ट 19। इससे पहले मैंने 18 पार्ट ऑलरेडी बना रखे, आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस, आज की जो वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारी ये टॉपिक है, बेसिकली ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 9 टॉपिक है हमारा, और बहुत जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेन बात तो ये है, देखो, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं भाषा क्या होता है, लैंग्वेज किसे बोलते हैं, विचार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, भाषा का हम निर्धारण कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद भाषा निर्धारण के चरण यानी स्टेजेस क्या होते हैं। उसके बाद भाषा और विचार के बीच में संबंध यानी रिलेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद भाषा के घटक यानी कि कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद समस्या हल करने में कौन कौन सी हमें बाधाएं आती है, कोई भी इशू है उसको सॉल्व करने में कौन कौन सी बाधाएं आती है। उसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पहला जो टॉपिक है वो आपके जो है स्क्रीन पे है, यानी कि भाषा क्या होता है। भाषा क्या होता है, जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो क्या है, वो भाषा ही तो है। यानी कि अगर हम नोट्स के माध्यम से देखें तो अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का यानी कि एक्सप्रेस करने का जो एक साधन है, एक वे है, एक तरीका है, उसको हम भाषा बोलते हैं। भाषा जो है मानव द्वारा भाषा अर्जित व सीखी जाती है। यानी कि हम जो है भाषा को जो क्या करते हैं, कोई बच्चा जन्म से ही तो भाषा सीख के नहीं आता, वो जो है जब इस दुनिया में आता है, हाँ ये अलग बात है कि उसमें इनेट एबिलिटी होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद ही तो मतलब हम भाषा को अर्जित करते हैं। उसके बाद भाषा के माध्यम से व्यक्ति आपस में संचार का आदान प्रदान यानी कि जो अभी आप पढ़ रहे हो और जो आप अभी समझ रहे हो, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही तो समझ रहे हो ना, कि आपको जो है मेरी भाषा समझ में आ रही है, जो आपको बता रहा हूँ। जो संचार का जो आदान प्रदान हो रहा है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे और मैं जो है आपको वर्बली तौर पे बता रहा हूँ, तो ये क्या है, भाषा ही तो है। उसके बाद देख लेते हैं हम आगे विचार। भाषा समझ में आ गया, क्या है, छोटा सा टॉपिक था। विचार समझ लेते हैं। विचार क्या होता है, थॉट। थॉट क्या होता है, हमारे मन में बनने वाले अवधारणा, अमूर्त सोच ही विचार कहलाती है। लाइक आप इमेजिन करो कि आप सीटेट में पास हो गए और जो है आपके जो है पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो मतलब आप पास हो गए और आपके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो ये आपने विचार कर लिया, अपने मन में एक अवधारणा बना ली, अमूर्त सोच कर लिया आपने। उसके बाद है, यह एक प्रकार की मानसिक गतिविधि है जो हमें तर्क करने और निर्णय लेने और समस्या समाधान करने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा का निर्धारण। भाषा का निर्धारण किस प्रकार से होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हम सभी को मालूम है। भाषा जो है कभी भी जो है रुक नहीं सकती। भाषा का जो निर्धारण जो है वो ऑलवेज ऑन होता है। उसके बाद भाषा जो है जन्म जो है मनुष्य के आधार पर हुआ है। जो भाषा का जो जन्म होता है ना, वो मनुष्य के ही आधार पर हुआ। सोचो, अगर मनुष्य ही नहीं होता तो क्या भाषा का जन्म होता। मनुष्य इस धरती पे आया, उसको लगी कि भाई हमें आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेट करने के बाद जो है, कम्युनिकेट करने से पहले जो है उसके मन में विचार आया, विचार आने के बाद जो है फिर भाषा का जो है जन्म हुआ। इस पे भी विचार आए हैं, भाषा है, इस पे भी दो जो है दो मनोवैज्ञानिक जो है आपस में इनका मत है, वो हम आगे जो है करने वाले हैं। उसके बाद जो है भाषा क्रम में कभी जो है यानी कि LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है भाषा क्रम में जो है कभी सीखे नहीं जाते। यानी कि LSRW कभी भी जो है एक क्रम में नहीं सीखे जा सकते। ज़रूरी नहीं है कि भाई पहले जो है आपको बोलना ही आए या फिर लिखना ही आए, कुछ भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज जो मतलब संकेतों के माध्यम से, आजकल आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि संकेतों के माध्यम से जो है न्यूज़ चैनल भी बने हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये जो है इनके निर्धारण के जो है तरीके हैं। उसके बाद इसी में जो है कुछ और नेक्स्ट पॉइंट है, नोम चॉम्स्की को जो है आधुनिक भाषा का जो है जनक कहा जाता है। और ये क्या कहते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है भाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है नोम चॉम्स्की मानते हैं। उसके बाद जो है एक वैज्ञानिक थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की का मानना था संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है भाषा बहुत जरूरी है। यानी कि ये दोनों ही जो है इनका मानना था कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, बच्चे के जो है ओवरऑल विकास के लिए जो है भाषा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा निर्धारण के चरण। यानी कि भाषा के चरण कौन कौन से होते हैं वो अभी जो हम देख लेते हैं। पहला चरण है क्राइंग यानी कि रोना। रोना में क्या होता है कि यह चरण जो है 2 से
0 से 2 माह तक के बीच में जो इसमें जो है बच्चे होते हैं। उसके बाद इसमें बच्चे जो है रोकर जो है अपनी स्थिति के बारे में जो है अपने माता-पिता को बताते हैं। अगर उनको भूख लगे तो रोना चालू कर देंगे, अगर उनको सुसु, पोटी वगैरह कुछ आई है तो वो रोना चालू कर देंगे। उसके बाद जो है अगर उनको कुछ भी व्हाटएवर XYZ कुछ भी हो रहा है तो वो रो के ही माता-पिता को अपने बताएँगे। नेक्स्ट चरण है कूइंग। ध्यान रखना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है। तो कूइंग यानी कि कूकना, यह जो चरण है 3 से 6 माह तक के बच्चे इसमें जो है आते हैं। इसमें जो बच्चा जो है वोवल साउंड बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू जो है बच्चा जो है बोलना ई, ऊ, ऐसे करके जो है बोलना चालू कर देता है। उसके बाद इसमें जो बच्चा जो है अपने खुशी का एहसास जो है व्यक्त करता है, यानी कि हैप्पी फीलिंग को जो एक्सप्रेस करता है इस वाली स्टेज में। उसके बाद है थर्ड है बलबलाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि दूसरा और तीसरे नंबर का जो ये जो दोनों है ना, यानी कि कूइंग और बैबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी और किसी स्टेजेस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज़्यादातर। यह जो चरण है 6 से 12 महीने तक के बच्चे जो है इसमें आते हैं। इसमें जो है बच्चा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड का जो है प्रयोग करता है। वोवल साउंड मैंने आपको बता दिया ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट साउंड वो है होते हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू के छोड़ने के बाद जो हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो बच जाते हैं वो वोवल्स होते हैं। इसमें जो है 9 महीने का जो बच्चा होता है एक अक्षर की एक श्रृंखला में दोहराता है। नहीं, 9 महीने का बच्चा एक ही अक्षर को जो है, यानी कि अगर वो मतलब कि क्या बोले तो अगर बोलेगा र ड ड ड ड ड ऐसे करके जो वो एक ही शब्द को बार-बार बोलेगा, म म म म म ऐसे करके एक ही शब्द को जो अगर बार-बार दोहराता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इकोलोलिया कहते हैं। तो ध्यान रखना। कूइंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसके बाद बलबलाना बता ही दिया है। उसके बाद एक शब्द जैसा कि नाम से ही पता चला वन वर्ड से, इसमें जो बच्चा जो है 12 से 18 महीने तक का जो बच्चा होता है इसमें बच्चा एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। एक शब्द बोले तो इस प्रक्रिया में बच्चा एक शब्द का वाक्य बोलता है, जैसे और उसे क्या बोलते हैं, उसे होलो फ्रेज कहा जाता है। तो ये वर्ड भी जो आपको होलो फ्रेज वाला जो वर्ड है इसको ध्यान रखना है कि मतलब सीटर अगर पूछ देता है कि अगर बच्चा एक शब्द का वाक्य किस स्टेज में बोलता है तो आपको जो है एक शब्द चरण यानी कि वन वर्ड स्टेज बोलना है। उसके बाद है इसी में जो है यह एक शब्द संज्ञा से संबंधित होता है, यानी कि वो जो एक शब्द बोलेगा ना बच्चा वो किससे संबंधित होगा, वो शब्द जो है संज्ञा यानी कि नाउन से संबंधित होगा। उदाहरण के तौर पे जो है मम्मा, पापा, नाना, दादा, नानी, मामा, मामी। मेरा भांजा तो माँ मामा। वो मम्मा इतना वो बोलेगा, मम्मा इतना प्यारा बोलेगा ना वो, तो मतलब आप खुश हो जाओगे, इतना मतलब प्यारा बोलता है वो। उसके बाद है पांचवा। इसमें पांचवे में क्या है कि ये दो शब्द चरण यानी कि टेलीग्राफिक स्टेज जो है इसे बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मतलब जो भी टेक्निकल शब्द है ना, इसको मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में आप नाम याद करने में आपका जो है मतलब सीटेट का जो टाइम होता है ना वो निकल जाएगा, तो मैंने इसलिए जो है इसको इंग्लिश में रखा है। यह चरण 18 से 24 महीने तक के बीच के बच्चे इसमें होते हैं। इसमें जो बच्चा दो शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। दो शब्द कौन से होते हैं, तो वह जो दो शब्द होते हैं वे संज्ञा और क्रिया से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए मम्मा नहीं, खाना दो, यानी कि खाना हो गया नाउन और दो हो गया वर्ब। और जो तीसरा शब्द जो बच्चा बोलना चालू करता है वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण से संबंधित होता है, यानी कि ठंडा खाना दो या गरम खाना दो। गरम क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है छठा है वयस्क वाक्य संरचना है। इसमें बेसिकली जो बच्चे जो होते हैं इस चरण में बच्चे का जो भाषा का जो है संपूर्ण विकास हो जाता है। अब बच्चा बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीख जाता है। इसमें बच्चे लंबे उच्चारण भी बोलने शुरू कर देते हैं। बेसिकली इन सब से जो है आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो मैंने अभी पीछे बैबलिंग और क्विंग बताया था वो उससे जो है क्वेश्चन बनेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा निर्धारण के चरण में ही जो है जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही क्रम क्या होता है, सही क्रम आपको मालूम होना चाहिए। पहला है क्विंग, उसके बाद क्विंग कह रहा हूँ बरबड़ा, कूकना वही क्विंग हो गया। बरबड़ाना एक शब्द का मंच, टेलीग्राफिक भाषण और वयस्क वाक्य संरचना। ये जो है आपका जो है सही क्रम है और इंग्लिश वालों के लिए ये है। पहला है क्विंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्पीच एंड अडल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये जो है आपको ऑप्शन में आएगा और इसी पे जो है आपको टिक करना होगा। उसके बाद इसी में जो लास्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो है नॉम चॉम्स्की। इनके अनुसार जो है भाषा बच्चे में जो है जन्मजात होती है भाषा अजन यंत्र के रूप में। इन्होंने जो है LA और D नाम का जो है एक यंत्र का नाम बताया जो कि इनविजिबल है, जो कि हमें जो है अपने नेकेड आइज से दिखेगा नहीं, हमें अपने आंखों से दिखेगा नहीं, वो बच्चे के जो है दिमाग में अवेलेबल होता है। नॉम चॉम्स्की के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। आप अगर मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हो या आप CDP की जो पढ़ाई है वो सिर्फ मेरे से करते हो तो आपको अच्छे से नॉम चॉम्स्की के बारे में पता होगा।
मैंने आपको जो है अच्छे से बताया है, बताते हैं ये। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, भाषा के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि भाषा के घटक कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम आपको जो है बताते हैं। पहला है स्वर यानी कि फोनीम, यानी कि फोनीम। फोनीम क्या होता है ये बताते हैं। यह बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी व बुनियादी इकाई है। इस शब्द को याद रखना आप, ये जो शब्द मैंने बताया ना, इस शब्द को आप याद रखना। मॉर्फिन पे आ गए हम। छोटी और सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है। जैसे कलम, कलम 3 शब्द से मिलकर बना है, जैसे कि क, ल और म 3 शब्दों से मिलकर बना है। और ये क्या है, ये तीनों सीधे कलम, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी को जो हम फोनीम बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है मॉर्फिन। मॉर्फिन यानी कि एम से मॉर्फिन और एम से मीनिंग, यानी कि ये मीनिंग की सबसे छोटी इकाई यानी अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। और फोनीम से जुड़कर जो है मॉर्फिन है, ध्यान रखना। उसके बाद जैसे कि रीमेक एक शब्द है, ये किससे बना है, 2 शब्दों री और मेक, री जमा मेक से जो है मिलकर बना है। अगर हम इसको मेक से अगर री को हटा दें तो री का कोई अपना वो अर्थ नहीं बनता है। तो ये जो है अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या होता है, यह उन नियमों का समूह है जिसके द्वारा हम शब्द व वाक्यों के अर्थ को समझते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी शब्द हो गया, किसी भी वाक्य हो गया, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को समझना, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना शब्दार्थ कहलाता है। उदाहरण के तौर पे एक शब्द है किताब, एक वर्ड है किताब, शब्द है किताब, इसमें जो है आप दूसरा शब्द जोड़ दो वाला, तो क्या बन गया, किताब वाला बन गया। अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि इस प्रकार शब्द में वाला जोड़ने से जो है हमें उस काम को करने वाले के बारे में हमें जानकारी मिल गई, यानी कि उस काम को करने वाले के बारे में हमें जो है उसका अर्थ हम समझ गए। तो इसी को जो है हम शब्दार्थ बोलते हैं। तो समझ गए आप। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद है फोर्थ है वाक्य विन्यास यानी कि सिंटैक्स। इंग्लिश में सिंटैक्स बोलते हैं और हिंदी में वाक्य विन्यास बोलते हैं। तो ये व्याकरण के नियम होते हैं जो बताते हैं कि अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए विभिन्न शब्दों को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो समझ में आया सिंटैक्स यानी कि, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि वर्ड है सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी कि जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी शब्द में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है व्यवस्थित रूप से अगर हो तो वह जो है सिंटैक्टिकली ठीक है, उसी को हम सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है उपयोगितावाद। व्यवहारिकता आएगा, व्यवहारिक तो नहीं आएगा, व्यवहारिकता है। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स, इंग्लिश में प्रैग्मेटिक्स, और ये व्यवहारिकता है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि भाषा से संबंधित सामाजिक नियम के उदाहरण के लिए किसी भी बड़े व्यक्ति से कैसे बात करना चाहिए, सार्वजनिक या निजी तौर पे हम जो है इसको कह सकते हैं। यानी कि जब आप घर में हो तो उस टाइम आप किस प्रकार से बात कर रहे हो, जब आप बाहर जा रहे हो तो उससे जो है बाहर के लोगों से किस प्रकार से बात कर रहे हो, जब आप जो है अपने स्कूल, कॉलेजेस, डीएलएड, बीएड के कॉलेजेस जाते हो तो वहाँ पे किस प्रकार से आप बात करते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उपयोगितावाद, यानी कि भाषा का किस प्रकार हमें जो है उपयोग करना है। आप अपने जो है, जो आपका ओनर है, जो आपका बॉस है, मालिक है, उससे आप तू तड़ाक करके नहीं बात कर सकते, लेकिन आप अपने दोस्तों से बात कर लेते हो। तो ये जो है उपयोगितावाद, इसको प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। चलो अच्छे से समझ में आ रही है लग रहा है मेरे को। समस्या समाधान की प्रक्रियाएं क्या होती है, कोई भी समस्या आ गया उसको समाधान करने के जो कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, तो उसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक समस्या आपको लक्ष्य के लिए एक बाधा के रूप में, आपका कोई लक्ष्य है, उसके बीच में कोई समस्या आ रही है तो वो आपके जो है बाधा के रूप में काम करेगी। जैसे सीटेट, और जैसे आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी करते करते जो है आपको नींद आ रही है, आपका लक्ष्य क्या है, सीटेट लक्ष्य है, और सीटेट तक पहुंचने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए आपको जो विशाला रीचामू गूंजी, मैं तो अपना नाम बोलने वाला था अभी, तो क्या करना है, तो क्या हो रहा है कि आप जब वीडियो देखते हो तो आपको नींद आने लगती है, आपको जो प्यास आने लगती है, आपको भूख लगने लगती थी, ये जो एक बाधा के रूप में जो समस्या आ रही है, तो इसको जो है, इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं वो देखते हैं अभी हम। समस्या समाधान को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन बाधाओं का समाधान खोजने के व्यवहार के रूप में जो है इसको परिभाषित किया जाता है। उसके बाद अब जो है हम देखते हैं किसी भी समस्या को तार्किक तरीके से हल करने की प्रक्रिया है ये। एक समस्या समाधान प्रक्रिया 7 चरणों का अनुसरण करती है। आई डोंट नो ये बी क्यों लिखा है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। तो किसी भी समस्या समाधान को जो है करने के लिए वो 7 चरण होते हैं। कौन कौन से 7 चरण होते हैं वो देख लेते हैं। अभी तो आपको नाम पता ही चल जाता है मेरा, जो कि मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ अभी मैं। तो पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है उसकी पहचान करो।
सीटेट एक प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, सीटेट की आपने जो है पहचान की, अच्छा ये सीटेट क्या, अच्छा सिलेबस जान लो इसका। उसके बाद समस्या की परिभाषा करो। अब जो उसको एक्सप्लेन करो कि भाई सीटेट, अच्छा ये सिलेबस, अच्छा इस सिलेबस में ये करना होता है, परिभाषा कर दी। रणनीति तैयार करो, यानी कि अब योजना बनाओ। अच्छा ये सिलेबस, अच्छा ये इसमें ये है। अब आपने जो एक योजना बनाया, आपने एक टाइम टेबल बनाया कि अच्छा मेरे को ये सब्जेक्ट को जो है इस दिन करना है, इस सब्जेक्ट को इस दिन करना है, जैसे कि मैंने टाइम मैनेजमेंट में अपना बताया था। उसके बाद है सूचना का संगठन। सूचना के संगठन में आप जो है यूट्यूब पे सर्च करते हो स्टडी एरिया क्लास, और इस पे जो है हमारी चैनल आते हैं जिसमें जो है आप सीडीपी की पढ़ाई करते हो, तो आपको सूचना मिल गया। रणनीति आपने तैयार किया कि मेरे को इस दिन सीडीपी पढ़ना है, एक दिन मैथ पढ़ना है, एक दिन इंग्लिश पढ़ना है, एक दिन ईवीएस पढ़ना है, एक दिन हिंदी पढ़ना है। सूचना का संगठन, आपको स्टडी एरिया क्लास चैनल आपको मिल गया। संसाधनों का आवंटन, अब आपने नोट्स बनाए, संसाधनों का आवंटन किया, डिफरेंट सोर्स से आपने संसाधन एकत्रित किए। अब निगरानी, निगरानी में जो है जो आप पढ़ रहे हो उस पर निगरानी करोगे, अच्छे से जो है उसको मॉनिटर करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। मूल्यांकन, अब जो है जो आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन करोगे। ये बेसिकली समस्या समाधान के लिए था। कोई भी समस्या आ रही है, सीटेट एक समस्या आई है, उसको आपने परिभाषित किया, परिभाषित करने के बाद उसकी रणनीति बनाई, टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बनाने के बाद आपने सूचना का संगठन स्टडी क्लास को फाइंड किया, वहाँ से नोट्स लिए, संसाधनों का आवंटन किया, आप मॉनिटर करते रहे, और लास्ट में इवेल्युएट उसको किया कि जो आपने किया है क्या ये आपके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ये सफिशिएंट है, नहीं है तो और भी सारी चीज़ें करोगे। तो ये बेसिकली 7 चरण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समस्या हल करने में बाधाएं, इश्यूज, प्रॉब्लम क्या क्या आती है हमारे बीच, तो वो देख लेते हैं। ये है हमारा मानसिक वृत्ति या प्रत्यक्षात्मक वृत्ति, ये क्या होता है वो देख लेते हैं। किसी समस्या को हल करने में पूर्व में इस्तेमाल की गई मानसिक रणनीति का अति प्रयोग, यानी कि बार बार प्रयोग करने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, वो जो है वो हमारी एक बाधा के रूप में क्रिएट होती है। लाइक अभी आपके सामने सीटेट का एक एग्ज़ाम आया, और सीटेट एक बाधा के रूप में जो है, आप एक बाधा के रूप में जो है, क्योंकि आप मेन एग्ज़ाम तभी दोगे जब सीटेट क्लियर होगा, तो सीटेट एक बाधा के रूप में आप लो। तो अब क्या कर रहे हो कि जैसे आप पहले पूर्व में इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया, मतलब आपने 3 बार 4 बार पेपर ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि जब आपने फर्स्ट टाइम दिया था उस टाइम भी आप जो है क्या करते थे, आपका ऐसे ही घटिया रूटीन हुआ करता, आप उठते थे और वही सारी चीज़ें घिसे-पिटी नोट्स, वही घिसे-पिटे नोट्स जो आप पढ़ रहे हो, वही सारी चीज़ें आज भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप। मतलब उसमें कुछ आप नया नहीं कर रहे हो। यानी कि जो पूर्व में, यानी कि जो पहले आप जो इस सीटेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप नोट्स पढ़ रहे थे, वही नोट्स जो आज भी पढ़ रहे हो, तो वो जो है मानसिक वृत्ति कहलाता है। यानी कि किसी भी मानसिक रणनीति का अति प्रयोग, यानी कि बार-बार प्रयोग हमारी प्रवृत्ति मानसिक वृत्ति कहलाती है। आई थिंक समझ में आया होगा उदाहरण के माध्यम से। उसके बाद है प्रक्रियात्मक स्थिरता। इसमें क्या होता है कि ये और फर्स्ट वाला थोड़ा-सा सेम है बट डिफरेंस है। किसी भी वस्तु की पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल करने की आदत, इसको जो हम प्रक्रियात्मक स्थिरता बोलते हैं। यानी कि पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल करने की जो आदत होती है, आप उस आदतों को चेंज नहीं करते हो, आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद है अपूर्ण प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। इसमें क्या होता है, एक गलत व्याख्या गलत प्रतिनिधि को जन्म देगी, जो बदले में गलत समाधान का कारण बनती है। यानी कि कोई भी गलत व्याख्या, किसी से आपने गलत पढ़ लिया, पेपर में गए, वही सवाल आया और उसका आपने गलत आंसर दिया, तो क्या हुआ, ये जो है गलत समस्या समाधान का जो है ये कारण बनती है। उसके बाद है विशेषज्ञता या बुद्धि का अभाव। आप में जो है मतलब बोल सकती हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा-सा बुद्धि का अभाव भी होता है, तो इस कारण से भी जो है समस्या हल करने में हमको जो है क्या आती है, दिक्कतें आती हैं। उसके बाद मोटिवेशन की कमी, प्रेरणा की कमी। अगर किसी भी समस्या को लेके आप प्रेरित नहीं रहोगे, सीटेट को लेके आप प्रेरित नहीं रहोगे, अबे यार 4 बार तो पेपर दिया नहीं निकल रहा है, डिमोटिवेट हो गए, तो आप उस प्रॉब्लम, सीटेट जैसी प्रॉब्लम को आज जो है आप नहीं क्लियर कर पाओगे। तो ये हो गया। उसके बाद है भावनात्मक ब्लॉक, यानी कि किसी समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आपकी जो क्षमता होती है, आपके भावनात्मक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यानी कि जो आपकी क्षमता है, क्या होगा अगर आप सीटेट को लेके सोचोगे यार ये तो सॉल्व हो नहीं रहा है, यानी कि आपने अपनी क्षमता कम कर दी, आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, भावनात्मक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। अरे कोई बात नहीं यार, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी अपने में क्रिएट करनी, कोई बात नहीं भाई, इम्यूनिटी का जो भी आपका नाम है, कि मेरे को जो है इस बार नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन इस बार जो है हम स्टडी क्लास की नोट्स से अच्छे से पढ़ के हम सीडीपी में जो है मतलब 30 में 27-28 नंबर तो हम बिल्कुल हमारे कहीं नहीं गए, हमारे को लाना ही लाना है। तो आप अगर पॉजिटिव भावनात्मक ब्लॉक को एज अ पॉजिटिव आप जो अपने अंदर क्रिएट करोगे, तभी जाके जो है कोई भी समस्या का जो है
उसमें जो है बाधा नहीं आएगी। तो ये समस्या हल करने में जो बाधाएँ आती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है 6 पॉइंट। चलो भाई, निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी कि डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस होते हैं? सबसे पहला है इसमें समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। आपके सामने अगेन सीटेट आ गया, या दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ, सीटेट को ही लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है? आपने जो है सीटेट को आइडेंटिफाई कर लिया, ये भाई अच्छा ये प्रॉब्लम है, समस्या की पहचान की, उसके विकल्प में आप जो है उसके बाद जो है सेकंड है विकल्प उत्पन्न करोगे। अब हमें जो है किसी बुक से पढ़ना है, ऑफ़लाइन पढ़ना है, पेड बैच से पढ़ना है, या स्टडी एयर क्लास से सीडीपी की तैयारी करनी है। तो आपने क्या करा? जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स जनरेट किए। विकल्पों का जो आपने विकल्प जो 3-4 विकल्प आपने लिखे हैं, उन विकल्पों का आप मूल्यांकन करोगे, इवैल्यूएशन करोगे कि कौन-सा विकल्प आपके लिए अच्छा है। उसके बाद है उसके बाद एक विकल्प को चुनोगे कि नहीं भाई, हमें जो है सीडीपी तो सिर्फ़ स्टडी एरिया क्लास से पढ़ना है और किसी से पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद निर्णय को लागू करोगे, निर्णय को लागू करने में आप जो है मेरी प्लेलिस्ट खोलोगे, जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसमें वन बाय वन जो है पहले वृद्धि और विकास वाले टॉपिक को पढ़ोगे, उसके बाद हेरिडिटी, उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद सोशलाइज़ेशन, जेंडर, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। उसके बाद मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ोगे, तो आपने निर्णय को लागू किया अपने ऊपर। उसके बाद जो है निर्णय क्षमता का मूल्यांकन, जो आपने निर्णय लिया था और जो आपने लागू किया था, उसके बाद जो सारी कंप्लीट मेरी वीडियोस करोगे, पढ़ लोगे, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करोगे, आप अपने निर्णय जो क्षमता जो थी आपकी, उसका मूल्यांकन करोगे। क्या हमने जो स्टडी और क्लास को चूज़ किया, क्या वो हमारा डिसीज़न ठीक था? तो इसका आप मूल्यांकन करोगे। समझ में आ गया निर्णय लेने की प्रक्रिया? आई थिंक इससे आसान तो कोई समझा नहीं सकता, और आप छोटे बच्चे भी नहीं हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।